वेलकम अगेन यंग लर्नर्स टू आवर चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड विच इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिट 3 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोगों को जनरली सीबीएसई में डायग्रामेटिक क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रिकॉल ले लेते हैं कि एग्रीगेट डिमांड होती क्या है। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स विच इज ऑल्सो नोन एज नेट एक्सपोर्ट्स, जिसे हम नेट एक्सपोर्ट्स भी कहते हैं। तो दिस इज what the aggregate demand in the economy when the economy is an open economy, जब economy open economy है और उसमें गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी है। तो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड इज C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये हमें आगे बहुत काम आने वाला है आगे के पार्ट में। फिर हमारे पास बेसिकली जो फर्स्ट आता है दैट इज व्हाट इज एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होती है? एक्सेस नाम से पता चल रहा है जहां पर डिमांड ज्यादा है, एक्सेस ज्यादा। एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यहां हम एक वर्ड देख रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब है जहां से ज्यादा रिसोर्सेज और एम्प्लॉय नहीं किए जा सकते, यानी कि इकोनॉमी में जितने रिसोर्सेज थे सभी को एम्प्लॉय कर लिया गया। ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड इन द इकोनॉमी एंड द इकोनॉमी डज नॉट हैव एनी कैपेसिटी टू एम्प्लॉय मोर रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी इज नोन एज एक्सेस डिमांड। बेसिकली यदि हमें एक्सेस डिमांड को एक्सप्रेस करना है तो इट इज AD ग्रेटर देन AS, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट जहां पर अटेन हो रहा है उसके सामने। देखेंगे इसे डायग्राम के थ्रू, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू इसको देखते हैं। हम जानते हैं कि बेसिकली एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दिस इज द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आता है। सपोजिंगली किन्हीं रीजन से एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में ज़्यादा हो जाती है। कौन से रीजन है वो थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। किन्हीं रीजन से एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है, अ राइज इन द एग्रीगेट डिमांड विल शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड कर्व अपवर्ड्स। ऊपर की तरफ एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। नया एग्रीगेट डिमांड आ गया हमारे पास AD1। अब हमारा जो स्टेटमेंट था वो क्या था? इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिमांड का गैप क्रिएट हो रहा है, यानी कि फिलहाल हम सिर्फ इतना हमारे पास आउटपुट अवेलेबल है, लेकिन जो हमारे पास डिमांड है कॉरस्पॉन्डिंग टू ई के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिमांड है दिस इज दिस मच। सपोजिंगली मैं यहाँ पर इसको एक परपेंडिकुलर खींच के T का नाम दे दूँ, तो जो हमारे पास एक्सेस डिमांड है वो है बाय TE। TE शोज अस दी एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई जो हमारे पास इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो EY है एंड वी रिक्वायर TY। तो एक्सेस डिमांड इज, जैसा हमने किया, इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द इक्विलिब्रियम लेवल। तो इट इज द डिफरेंस ऑफ TY एंड EY। TY और EY का जो डिफरेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज TE विल बी द एक्सेस डिमांड। वो क्या होगी? एक्सेस डिमांड होगी। तो कई बार जो क्वेश्चन आता है वो यही आ जाता है कि आपको ये गैप दिया होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द गैप और फिर उससे रिलेटेड फर्दर क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। तो यदि ये गैप आपको गिवन है, दिस गैप इज नोन एज द एक्सेस डिमांड। हमें ध्यान रखना है कि एग्रीगेट डिमांड से यदि ऊपर की तरफ हमें नया एग्रीगेट डिमांड कर्व दिया हुआ है तो वो हमारा एक्सेस डिमांड का केस है। अब बेसिकली एक्सेस डिमांड की क्या इम्प्लीकेशंस है इकोनॉमी में? एक्सेस डिमांड होने से
क्या होता है? द एक्सेस डिमांड लीड्स टू द इन्फ्लेशनरी गैप, यानी कि एक्सेस डिमांड से इकोनॉमी में क्या आ जाता है? इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कमोडिटीज की प्राइसेस इन जनरल इंक्रीज होती रहती हैं, यानी कि सभी कमोडिटीज की प्राइसेस इंक्रीज हो रही, द जनरल प्राइस लेवल राइसेस। In a situation when the output does not rise as all the resources are fully employed, मैंने कहा कि सारे के सारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से एम्प्लॉयड है करंट लेवल ऑफ इनकम पर। OY जो हमने लेवल ऑफ इनकम लिया था उस पे सारे रिसोर्सेज पूरी तरह से एम्प्लॉयड है। Since output cannot rise, the increase in aggregate demand creates pressure on एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, क्योंकि अब आउटपुट तो बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि जितने रिसोर्सेज है वो सारे एम्प्लॉयड हैं। तो ऐसे में एग्रीगेट बढ़ती हुई एग्रीगेट डिमांड से एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ना शुरू होता है, ड्यू टू विच द जनरल प्राइस लेवल राइजेस। जनरल का मतलब है ऑलमोस्ट सभी कमोडिटीज की प्राइसेस का लेवल इंक्रीज होने लगता है, एंड द इन्फ्लेशन सेट्स इन द इकोनॉमी, और इससे इकोनॉमी में क्या आ जाता है? इन्फ्लेशन सेट हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन आ जाता है। अब इन्फ्लेशनरी गैप क्या होगा, यानी कि कौन सा लेवल हमें इन्फ्लेशन शो करेगा? द गैप बिटवीन AD1 एंड AD, जो ये गैप हम देख रहे हैं, दिस गैप विल बी द इन्फ्लेशनरी गैप। ये जो गैप हम देख रहे हैं AD और AD1 का, this is the inflationary gap. So the gap between AD and AD1, यदि मुझे inflationary gap यहाँ से identify करना है, the inflationary gap is created by the vertical distance of AD1 and AD. AD1 और AD का जो vertical difference है, इससे जो gap हमें निकल कर आ रहा है, this gap will be known as the inflationary gap. वो क्या होगा? inflationary gap होगा। अब एक्सेस डिमांड के बढ़ने के क्या रीजंस है? जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि उन रीजंस को हम आगे डिस्कस करेंगे, तो चलिए रीजंस को डिस्कस करते हैं। हम जब रीजंस की बात करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C + I + G + X - M। एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब है कोई भी कंपोनेंट इंक्रीज हो सकता है। C बढ़ेगा, सपोज करो C बढ़ गया तो भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, I बढ़ गया तो भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। एनी इंक्रीज इन एनी ऑफ द कंपोनेंट्स विल लीड टू द एग्रीगेट डिमांड, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। सो इंक्रीज इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पहला कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। हम जानते हैं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C + I + G + X - M। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, कोई भी एक वैल्यू बढ़े तो फाइनल वैल्यू में इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज इन गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, G गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, ये भी इंक्रीज हो सकता है, ये भी और ये भी। राइज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। एक्सपोर्ट्स बढ़ने का मतलब है कि जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उनकी डिमांड बाहर भी है, तो जब बाहर भी डिमांड है, डिमांड क्या हो गई है? बढ़ गई है। देन फॉल इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स क्या हो जाएं? कम हो जाएं। इंपोर्ट्स कम होने का मतलब है कि हम बाहर के प्रोड्यूस्ड गुड्स की डिमांड नहीं कर रहे हैं, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स की डिमांड कर रहे हैं। That leads to an increase in the aggregate demand of domestically produced goods. If there is deficit financing, क्या होती है deficit financing? Deficit financing का मतलब होता है जब गवर्नमेंट इकोनॉमी में एडिशनल करेंसी लेकर आती है, दैट इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट आउट करने के लिए इकोनॉमी में एडिशनल करेंसी इशू करती है, दैट एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। यदि गवर्नमेंट एडिशनल करेंसी लेकर आएगी, द मनी इन सर्कुलेशन विल इंक्रीज, और जब मनी इन सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो there will be more purchasing power with the people and hence the level of aggregate demand will rise.
इफ देर इज डेफिसिट फाइनेंसिंग, यदि एडिशनल करेंसी इकोनॉमी में आती है, it increases money supply in the country and hence the demand increases, and this leads to an increase in the aggregate demand since it leaves more purchasing power with the people. Reduction in taxes, government ने taxes कम कर दिए. मेरी इनकम है, सपोज करो, है ना, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. मेरी इनकम है 1000 रुपीज़, जिसमें से मैं 200 रुपीज़ दे रही हूँ टैक्स, तो ये तो गवर्नमेंट के पास चला गया. मेरे पास खर्च करने के लिए बचे 800 रुपीज़, तो मैं डिमांड करूंगी बाय रुपीज़ 800. गवर्नमेंट ने टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया. 1000 रुपीज़ पर गवर्नमेंट ने 50 रुपीज़ का ही टैक्स लगाया. मेरे पास खर्च करने के लिए बचे 950. दैट मीन्स द रिडक्शन इन टैक्सेस विल लीव मोर डिस्पोजेबल इनकम विथ मी. मेरे पास ज़्यादा इनकम होगी, और यदि मेरी इनकम ज़्यादा होगी, परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, एंड दैट विल लीड टू एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड. इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी. तो कोई भी फैक्टर बढ़े, सी बढ़े, आई बढ़े, जी बढ़े, एक्स बढ़े, एम कम हो, क्योंकि नेगेटिव है, इम्पोर्ट्स इज नेगेटिव, और यदि वो कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा. गवर्नमेंट नई करेंसी, एडिशनल करेंसी लेकर आएगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एंड यदि गवर्नमेंट टैक्सेस को रिड्यूस कर देती है तो भी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी. अब हमारे पास आता है कि यदि एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, तो क्या होगा, कौन कौन से इफेक्ट्स होंगे. इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन इकोनॉमी. सबसे कॉमन इम्पैक्ट तो हम लोगों ने कर ही लिया है, दैट देयर विल बी सेटिंग अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. देखिए, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, यानी कि जनरल प्राइस लेवल पर क्या इफेक्ट होता है. इन केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी, एक्सेस डिमांड विल रिजल्ट इन इन्फ्लेशन. एक्सेस डिमांड से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, और इंक्रीज इन general price level since there is no rise in the level of output. क्योंकि आउटपुट तो बढ़ नहीं रहा है, ये तो कॉमन सी बात है कि डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कांस्टेंट है, तो ऐसे केसेस में द प्राइसेस विल डेफिनेटली राइज. एन इंक्रीज इन द डिमांड बट अ कांस्टेंट सप्लाई विल लीड टू एन इंक्रीज इन द प्राइसेस. सो दिस इज अ सिचुएशन. इसे एक फ्लो चार्ट के थ्रू डिस्कस करते हैं. यदि इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, दिस लीड्स टू प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज. जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उससे का प्रेशर ऑफ जो उस पर डिमांड का प्रेशर है वो बढ़ने लगेगा. एक्सेस डिमांड हो गई है. द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड एज ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड. सारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से एम्प्लॉयड है, ई पॉइंट अटेंड है, ठीक है. इंक्रीज इन डिमांड बट नो चेंज इन सप्लाई. सप्लाई तो बढ़ा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि सारे रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज फिलहाल थे वो सारे के सारे एम्प्लॉयड हैं. इट इंक्रीजेज द जनरल प्राइस लेवल. हमें कॉमनली भी पता है कि यदि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस लेवल बढ़ने लग जाता है. द प्राइसेस टेंड टू इंक्रीज. सो दिस इज अ कंडीशन जहाँ पर डिमांड सभी कमोडिटीज़ की बढ़ रही है, तो सीधी सी बात है कि प्राइसेस भी सभी कमोडिटीज़ की बढ़ेगी, एंड दैट इज व्हाई इट लीड टू एन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल. इससे जनरल प्राइस लेवल, या जिसे हम कहते हैं ऑलमोस्ट सभी कमोडिटीज़ की प्राइसेस इंक्रीज होंगी. वेज प्राइस स्पायरल बहुत अच्छी चीज़ है. वेज प्राइस स्पायरल. स्पायरल क्या होता है, स्पायरल बाइंडिंग हम लोगों ने देखी होगी. कुछ इस तरीके से स्पायरल बाइंडिंग होती है. जब हम किसी चीज़ को स्पायरल बाइंड कराते हैं तो वो कुछ किस फॉर्म में होती है, सर्कुलर, छल्ले के फॉर्म में होती है. एक्सेस डिमांड लीड्स टू वेज प्राइस स्पायरल इन द इकोनॉमी. द वेज प्राइस स्पायरल इज अ सिचुएशन वेयर द वेजेस कैच प्राइसेस एंड प्राइसेस कैच वेजेस. यानी कि यदि मैं इसके एक सिरे पर वेज लिख दूं तो दूसरा सिरा प्राइस है, फिर वेज है, फिर प्राइस है, फिर वेज है, फिर प्राइस, और ये कंटिन्यूड रहता है. इसका मतलब क्या है, देखिए ये तो सीधी सी बात है. जब प्राइसेस बढ़ने लगी, हमने किया कि इन्फ्लेशन हुआ तो प्राइसेस बढ़ने लगी. प्राइसेस बढ़ने के कारण द लेबर यूनियंस विल प्रेशराइज देयर मैनेजमेंट टू इंक्रीज द वेजेस. प्राइसेस बढ़ी तो क्या बढ़ने लगी, वेजेस बढ़ने लगी.
जैसे ही वेज बढ़ेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगी, प्राइसेस बढ़ेंगी तो फिर वेजेस इंक्रीज होंगी, वेजेस इंक्रीज होंगी तो फिर प्राइसेस बढ़ेंगे, एंड दिस लीड्स टू अ वेज प्राइस स्पाइरल एंडलेस. Let's see. Excess demand, pressure of demand on existing resources. The cost of production, wages in particular rises. यानी कि particularly wages बढ़ना start हो जाती हैं. The labor unions start demanding for more wages because of the increase in the prices. Rise in general price level. अब जब wages बढ़ेंगी, wages बढ़ी तो cost of production बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो फिर प्राइसेस बढ़ गई, अब वापस वही प्राइसेस बढ़ गई हैं तो फिर से क्या बढ़ जाएंगी, वेजेस बढ़ जाएंगी, फिर वेजेस बढ़ी फिर प्राइस बढ़ेगी. तो दिस इज राइज इन जनरल प्राइस लेवल, राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग अगेन, राइज इन वेजेस अगेन, फिर से वेजेस बढ़ जाएंगी, फिर से प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, फिर से वेजेस बढ़ जाएंगी, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन द इकोनॉमी. और ये जो प्रोसेस है, स्पाइरल प्रोसेस जो है, वो इकोनॉमी में कंटिन्यूड रहता है. देन वी हैव द टॉपिक ऑफ डेफिसिट डिमांड. एक्सेस डिमांड हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम बात करेंगे डेफिसिट डिमांड की. डेफिसिट डिमांड कम हो रही है, डेफिसिट है, कम हो रही है, ठीक है. तो एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई ओवर एग्रीगेट डिमांड, यानी कि अब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है. कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, दैट कंडीशन इज नोन एज द डेफिसिट डिमांड. उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डेफिसिट डिमांड कहते हैं. अगेन एक डायग्राम रेडी है, बस इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं. एग्रीगेट डिमांड, the original demand curve is AD and it has attained the equilibrium at point E, जहाँ पर AD और AS दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं. This means OY level again is the level of equilibrium output, जहाँ पर सारे resources fully employed हैं. एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पर द एग्रीगेट डिमांड रिड्यूसेस ड्यू टू सर्टन रीजन्स. किन्हीं रीजन से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, फिर डिस्कस करेंगे किन रीजन से कम हो जाती है. बट फॉर नाउ द एग्रीगेट डिमांड रिड्यूसेस. एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस होने के कारण द एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट्स, एडी कर्व शिफ्ट्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, हम देख रहे हैं द कर्व हैज अ डाउनवर्ड शिफ्ट, नीचे की तरफ कर्व शिफ्ट हो गया है टू AD1. कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, हमें ध्यान रखना है कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड कितना है, सपोजिंगली S है, यानी कि चाहिए डिमांड SY, जबकि हमारे पास आउटपुट है EY से. द आउटपुट अवेलेबल इज बाय EY वेयर बाय द रिक्वायर्ड वन इज SY. तो what will be excess demand, deficit demand क्या होगी इस केस में, what will be the deficit demand? It is the difference of EY and SY. EY is the actual जो available है और SY जो है वो है aggregate demand at द रिड्यूस्ड लेवल, जो रिड्यूस्ड लेवल है उस पर, ठीक है. तो दैट इज ES शोज अस, यानी कि जो ये ES वाला गैप है ये अपन को शो करेगा क्या, डेफिसिट डिमांड. दिस शोज अस द डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी. इससे हमें इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड मिलती है. जबकि यदि हम बात करें द गैप क्रिएटेड बाय AD1 एंड AD, जो ये AD1 और AD का गैप हम देख रहे हैं, द गैप क्रिएटेड बाय AD1 एंड AD, ये जो हम गैप देख पा रहे हैं, दिस गैप इज द डिफ्लेशनरी गैप. इस गैप को हम क्या कहेंगे, डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे. सो यदि हमको पूछा जाए कि ये गैप क्या है, द डिफ्लेशनरी गैप, दिस इज डिफ्लेशनरी गैप.
तो एक बार इसे कंप्लीट लिख लेते हैं. डिफ्लेशनरी गैप is the gap between AD1 and AD. AD1 और AD का जो गैप है, this is the deflationary gap in the economy. इसका मतलब क्या होता है? Deflation is a situation जहाँ पर general price level कम होना स्टार्ट हो जाता है. तो क्योंकि इस केस में सप्लाई ज़्यादा है जबकि डिमांड कम है. नॉर्मली हम देखते हैं सप्लाई ज़्यादा होने पर, डिमांड कम होने पर प्राइसेस जो हैं वो क्या होने लग जाती हैं, कम होने लग जाती है. द रिड्यूस्ड प्राइस लेवल फॉर all the commodities, because we are talking here about the aggregate demand. Aggregate demand comprises the demand for final output by all the sectors. जितने भी final goods and services है, किसी single की बात नहीं कर रहे, तो obviously it will lead to a decrease in the general price level of all the commodities. Let's see. एक बार इसे देख लेते हैं. डिफ्लेशनरी गैप हमने कर लिया है. नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर डेफिसिट डिमांड? डेफिसिट डिमांड के क्या रीजंस है? ऐसा क्यों होता है कि इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है? हमें पता है AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. अगेन इनमें से कोई भी फैक्टर कम हो जाए तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी. देखें, decrease in private final consumption expenditure, C reduces consumption expenditure कम. Decrease in private investment demand, private investment demand क्या हो रही है, कम हो रही है, investment कम हो गई. Decrease in government consumption expenditure, यानी कि G भी कम हो रहा है. कोई भी एक फैक्टर हो सकता है, कोई भी एक कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड जो टोटल इम्पैक्ट होगा वो कम ही होगा. फॉल इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स कम हो गए हैं तो उसका मतलब है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स आर नॉट डिमांडेड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फॉरेन में हमारे गुड्स की कोई डिमांड नहीं है. दूसरी तरफ इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं, इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं. इंपोर्ट्स बढ़ने का मतलब है कि हम अपने देश के प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं कर रहे बल्कि बाहर के देशों के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं. तो डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैड नॉट ओनली डिक्रीज्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में तो कम हुई ही है, साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट में भी कम हुई है. बढ़े हुए इंपोर्ट्स बताते हैं कि हमारे देश में जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी डिमांड जो है हमारे अपने देश में डोमेस्टिक डिमांड जिसे हम कहते हैं वो भी कम हुई है. इंक्रीज इन टैक्सेस, अब गवर्नमेंट ने टैक्सेस को बढ़ा दिए. गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द टैक्सेस. वही वाला एग्जाम्पल ले कि सपोज करो 1000 पर मुझे पहले 200 रुपीज़ टैक्स भरना पड़ रहा था, तो मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम खर्च करने के लायक इनकम जो थी वो 800 है. गवर्नमेंट ने टैक्सेस को बढ़ाकर 400 कर दिया, तो मेरे पास अब खर्च करने के लिए कितने रुपए बचेंगे, 600. बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड डिस्पोजेबल इनकम द एग्रीगेट डिमांड विल ऑल्सो बी लेस. एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. देन व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डेफिसिट डिमांड? डेफिसिट डिमांड के क्या इकोनॉमी पर इफेक्ट होंगे? देयर विल बी फर्स्ट इफेक्ट जो हमने डिस्कस किया, डिफ्लेशनरी गैप. It is a situation when the lack of demand leads to deflationary pressures in the economy. The inducement to invest is less. Inducement to invest is less. भाई सीधी सी बात है, एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से. आप याद करें, हमें याद होना चाहिए जब डिमांड कम है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से, तो ऐसी केसेस में देयर विल बी स्टॉक लाइंग विद द प्रोड्यूसर्स. इन दैट केस द प्रोड्यूसर्स विल be investing less, क्योंकि this will reduce the inducement to invest. इससे क्योंकि उनका माल जो है वो बिना बिका रह गया. This will lead the cut down in the production because of lack of demand. Less investment indicates less output. जैसा मैंने कहा कि there will be a cut down in the production and less employment and the demand again falls. और फिर से डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, due to which the price starts falling and the economy slips into deflationary situation, जिसकी वजह से इकोनॉमी किस सिचुएशन में आ जाती है, डिफ्लेशन की सिचुएशन में
आ जाती है। द इकोनॉमी स्लिप्स इनटू द डिफ्लेशनरी सिचुएशन क्योंकि द एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। आउटपुट प्रोड्यूस कम होगा, फिर आउटपुट यदि कम प्रोड्यूस होगा तो ऐसे केसेस में देयर विल बी लेस एम्प्लॉयमेंट। लेस एम्प्लॉयमेंट विल लीड टू लेस डिमांड अगेन, क्योंकि पैसा नहीं है लोगों के पास, कैसे परचेज करेंगे, द डिमांड विल बी अगेन लेस। नाउ द नेक्स्ट इम्पैक्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। हमने किया कि देयर विल बी लेसर इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, जिसकी वजह से आउटपुट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, लोगों की पास इनकम कम आएगी, डिमांड कम होगी और इकोनॉमी डिफ्लेशन में चली जाएगी। इसके अलावा इसको हम दूसरे तरीके से सोच कर देखें एक बार, तो सपोजिंगली इसी डायग्राम को मैं वापस ले रही हूँ एक बार। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज एग्रीगेट डिमांड जो हमारी करंट एग्रीगेट डिमांड है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, दिस इज एग्रीगेट डिमांड टेकन ऑन वाई एक्सिस। अब सपोजिंगली जो एग्रीगेट डिमांड है वो रिड्यूस हो जाती है एट AD1। दैट मीन्स कि पहले आउटपुट की इतना था, लेकिन आउटपुट की रिक्वायरमेंट है ये, द प्रोड्यूस्ड आउटपुट वाज दिस, द रिक्वायरमेंट ऑफ आउटपुट इज दिस। देयर विल बी लेसर आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। अब आउटपुट का जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, बिकॉज देयर विल बी अ कट डाउन इन द प्रोडक्शन। अब जैसे ही आउटपुट कम होगा, हम जानते हैं आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम तीनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। आउटपुट कम, एम्प्लॉयमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट कम, इनकम कम। अब यदि इनकम कम होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर फिर कम हो जाएगी। अब जब उनकी परचेजिंग पावर फिर से कम हो जाएगी, दे विल अगेन बी परचेजिंग लेस, उनकी फिर से डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगली बार जो डिमांड होगी वो होगी AD2, दिस वाज AD1, फिर से AD2 हो गई। इसका मतलब है कि पहले इकोनॉमी ने E से E1 पर स्लिप किया, नाउ द इकोनॉमी हैज स्लिप्ड टू E2 बिकॉज ऑफ द रीज़न की डिमांड ही नहीं है, लोगों के पास पैसे ही नहीं हैं, तो अब वो परचेज कैसे करेंगे, और इस रीज़न की वजह से द इकोनॉमी हैज स्लिप्ड टू O(y)1। अब फिर डिज़ायर्ड स्टॉक कहीं ज़्यादा है प्रोड्यूस स्टॉक से, अगेन देयर विल बी कट डाउन इन द आउटपुट, फिर आउटपुट कम, फिर एम्प्लॉयमेंट कम, फिर इनकम कम, फिर लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगेन अ रिड्यूस्ड परचेजिंग पावर विल लीड टू अ रिडक्शन इन द एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड फिर कम हो गई AD3। दैट मीन्स इकोनॉमी फॉल्स इनटू अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि हर बार इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आएगा, नीचे और नीचे इक्विलिब्रियम सेट होता जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि डिफ्लेशन इज मोर सीरियस देन इन्फ्लेशन। डिफ्लेशनरी कंडीशंस जो हैं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन से कहीं ज़्यादा सीरियस है, बिकॉज इट लीड्स टू अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वेयर द पीपल are unemployed or lesser employed. Let's see. As the AD is less than AS, it shows that the planned output is less than the potential output, or the resources are not fully utilized. The deficit demand causes a decline in income, output and employment in the economy. This pushes the economy into underemployment equilibrium trap. ये trap ही तो है कि हर बार इकोनॉमी क्या होती जा रही है, तो स्लिपिंग इनटू दी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसी के साथ हमने कंप्लीट किया अपना एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।